22 है, तो आप 100 रुपये पे करके 1000 क्वेश्चन की जो कलेक्शन हुई है अभी तक, जितने भी क्वेश्चन पूछा गया संभावित प्रश्न है, उनकी पीडीएफ आप लोग को आपके व्हाट्सएप पर मिल जाएगा। कैसे मिलेगा? तो सिंपल है कि इस नंबर पे क्या है, आपका फ़ोनपे बना हुआ, गूगल पे बना हुआ, पेटीएम बना हुआ, अमेजन पे बना हुआ, किसी भी तरीके से आप, या मोविक है उसके ज़रिए आप पेमेंट करके, ठीक है, आप व्हाट्सअप भी नंबर इसी पर बना है, व्हाट्सअप कर दीजिएगा। पेमेंट के अब जब आप पेमेंट कर देते हो उसके स्क्रीनशॉट लेकर भेज दीजिएगा। स्क्रीनशॉट प्राप्त होते ही आप लोगों को पीडीएफ उसी क्षण आपको आपके व्हाट्सएप पे मिल जाएगा। तो ये तो रही पहली पीडीएफ। दूसरी पीडीएफ आपकी 10,000 करंट अफेयर्स वाली है, जो कि 120 रुपये मिलेगा, ठीक है, 120 रुपये मिलेगा। 10,000 करंट अफेयर्स में सारे जनवरी से लेकर अगस्त तक के अब तक सारे अपडेटेड क्वेश्चन हैं 2021 के, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे कि आपका स्पोर्ट्स हो गया, अवार्ड्स हो गया, कोई इवेंट हो गया, ठीक है, ऐसे योजना जैसे सवाल सारे के सारे उसमें इंक्लूड है। लगभग 7,000 से ज़्यादा, कहने का मतलब यहाँ पे 7300 प्लस क्वेश्चन आपको इसमें मिलेंगे। और 8,000 क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ जिसमें साइंस, स्टैटिक, जीके है, ये 80 रुपये में पड़ेगा। तो कुल मिलाकर अगर पीडीएफ की देखा जाए प्राइस, तो 300 रुपये पड़ता है। लेकिन आप एक साथ अगर इस पीडीएफ को लेते हैं तो सिर्फ और सिर्फ 250 रुपये पे करने होंगे। तो 250 रुपये पे करके आप सारे के सारे पीडीएफ ले सकते हैं एक बार में। तीनों पीडीएफ, अलग अलग पीडीएफ लीजिएगा, अलग अलग पे करना होगा। एक साथ लीजिएगा 250 में ही आपका सारा पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं कि कैसे कैसे सवाल एग्जाम में बने हैं, जो कि आपके सेकेंड से जो फेज था उसके लास्ट एग्जाम की मैं बात करता हूँ यहाँ पे। जैसे T20 वर्ल्ड कप कहाँ आयोजित हुआ था, ये सवाल मैंने ऑलरेडी वीडियो में भी करा रखा था, मैंने मेरी पीडीएफ में भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। सिंपल था, T20 वर्ल्ड कप कहाँ आयोजित हुआ था? यूएई अर्थात संयुक्त अरब अमीरात में हुआ था, जिसकी विजेता टीम थी ऑस्ट्रेलिया, और किसको हराकर? न्यूजीलैंड को हराकर। तो ऐसे सवाल बने हैं और बहुत ही आसान थे। जो लोग मेरी पीडीएफ लेके पढ़े होंगे अब तक, या फिर जो लोग मेरी वीडियो देखे होंगे, डेफिनेटली यहाँ से उनका स्कोर हुआ होगा। अगर संगीत संबंधित वेद कौन सा है, तो देखिए मैंने वेद के बारे में मैंने बता रखा है जीके में, या जीके वाले पोर्शन में उसकी पीडीएफ में मिल जाएगी। संगीत संबंधित वेद कौन सा है? सामवेद जो है संगीत संबंधित वेद है। तो इससे सवाल क्या बन सकता है? वेद त्रयी में शामिल वेद कौन कौन सा है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, ठीक है, ये वेद त्रयी में शामिल हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूँ ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 मंडल है, और 10वें मंडल में किसका उल्लेख है? पुरुषोक्त का उल्लेख है। और इसके तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है, जिसका सूर्य उपासना से संबंधित है, ठीक। चलिए मैं बात करूँ नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखते हैं कि क्या आया था, असहयोग आंदोलन कब हुआ था? आपको क्रम में सजा के दिया गया और आपको बताना है, ठीक है। 1920 की एक घटना है, ठीक है। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920 में, और ये समाप्त होता है फरवरी 1922 में। कौन सी घटना के कारण? चौरा चौरी की घटना होती है गोरखपुर उत्तर प्रदेश से। इसके बाद ये जो है असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया जाता है, और इस समय वायसराय कौन था? तो जेम्स फोर्ड इस समय वायसराय था। तो आपको यहाँ से एक और सवाल ध्यान में रखना होगा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन या दांडी यात्रा कब की घटना है? 1930 की घटना है, और इस समय वायसराय कौन था? इरविन था, ठीक। भारत छोड़ो आंदोलन की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? 9 अगस्त 1942 को ये भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। और इसके ठीक एक दिन पहले उस रात्रि में, ठीक है, इसके एक दिन पहले वाली रात्रि में क्या होता है? ऑपरेशन 0 आवर्स शुरू होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल, वार्षिक वित्तीय विवरण किस अनुच्छेद में? तो देखिए आर्टिकल से सवाल आए हैं। अनुच्छेद 112, ये ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 110 का अगर मैं बात करूँ, इसमें धन विधेयक का उल्लेख है, ठीक। वहीं 108 में क्या है भाई? संयुक्त बैठक का उल्लेख। तो ऐसे आपको आर्टिकल भी ध्यान रखने हैं। जैसे कि आपका यहाँ 148 सवाल आया कि अनुच्छेद 148 में क्या है? तो कैग अर्थात महालेखा नियंत्रक परीक्षक किससे संबंधित है? अनुच्छेद 148 से। फिर आपका सवाल कैग से ही क्या पूछा गया कि इसके कार्य पूछा गया। सिंपल है, जो सरकार है उसकी ऑडिटिंग करना है, अर्थात उसकी लेखा जोखा रखना। तो ऐसे ऐसे सवाल एग्जाम में बने हैं। भारत के वर्तमान सीएजी कौन है? ये भी ध्यान रखिएगा, गिरीश चंद्र मुर्मू। तो भारत के वर्तमान सीजीए कौन है? तो सोनाली सिंह, ठीक है। ये दोनों सवाल में सिंपल चाहे यहाँ पे बात की सीजीए और एक सीएजी कैग होता है कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, और सीजीए मीन्स क्या होता है? कंट्रोलर जनरल अकाउंट, ठीक है। दोनों का अलग अलग अंतर है। और दोनों की अगर मैं बात करूँ, जो कि वर्तमान में कौन है? कैग है आपके गिरीश चंद्र मुर्मू, और सीजीए कौन है? सोनाली सिंह। अनुसूची 11 का सवाल पूछा गया कि इसमें कितने विषय हैं? तो 29 विषय इसमें हैं। और अनुसूची 11 को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? ये भी सवाल आपके एग्जाम में बने थे। 73वां संविधान संशोधन, ठीक है। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? ये भी सवाल आपका आया। यहाँ पे 24 अप्रैल को मनाया जाता है पंचायती राज दिवस, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि 73वां संविधान संशोधन
कौन सा भाग जोड़ा गया? तो 73वां संविधान संशोधन में भाग 9 जोड़ा गया। इसमें कुल 16 अनुच्छेद थे और 243 से 243 ओ इसमें अनुच्छेद है। ठीक है, तो 243 ई भी पूछा गया था जो कि ग्राम सभा का कार्यकाल से संबंधित है, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। अनुसूची 12 में कितने विषय? 18 विषय, ध्यान रखिएगा। फिर बात करते हैं यहाँ पे अनुसूची 12 को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो 74वां संविधान संशोधन, ध्यान में रखिएगा। अनुसूची 12 में कौन से भाग जोड़े गए? 9A जोड़ा गया। ये सवाल एग्जाम में पूछा गया, पैसा क्या है? तो 1996 का अधिनियम है, पंचायत एक्सटेंशन शेड्यूल एरिया इसका अर्थ, इसका फुल फॉर्म होगा। ठीक है, IPL 2022 का खिताब किसने जीता? ये भी सवाल एग्जाम में पूछा गया। गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को हराकर, ध्यान रखिएगा। गुजरात टाइटंस के जो इसके कैप्टन कौन थे? हार्दिक पांड्या, है ना। हार्दिक पांड्या क्या थे? इसके कैप्टन थे। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में है? ये सवाल आपके एग्जाम में पूछा गया 51A में। किस समिति की सिफारिश पर? सरदार सोमसी समिति की सिफारिश पर। कौन सा संविधान संशोधन है? ये 42वां संविधान संशोधन है। कब का है? ये भी सवाल आया 1976 में। और इसमें टोटल कितने मौलिक कर्तव्य थे? 10। 11वां कब जुड़ा? तो 86वां संविधान संशोधन 2022 से, जिसमें कि 6 शिक्षा का अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया गया और 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई। नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है? भाग 4 में है। वहीं मौलिक कर्तव्य की बात करें तो मौलिक कर्तव्य किस भाग में? 4A में है। अगर यहाँ पे बात कर लीजिए नीति निर्देशक तत्व को कहाँ के संविधान से लिया गया? तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया। ठीक है, इसको आयरलैंड के संविधान से लिया गया। वहीं अगर मौलिक कर्तव्य की बात करें तो USSR अर्थात की सोवियत संघ अर्थात की रशिया से लिया गया है। पहले गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे? ये सवाल एग्जाम में पूछा गया है। तो सुकर्नो होगा, इंडोनेशिया का राष्ट्रपति है, सन 2000 की घटना है। ठीक है, चलिए उल्कापिंड से किस झील का निर्माण हुआ? ये सवाल आपके एग्जाम में पूछा गया है। लोनार झील महाराष्ट्र में है। स्त्री मनोरक्षा योजना किस मंत्रालय से ने शुरू किया? देखिए ये जो सवाल है ना, लगभग अब तक ये 3 बार रिपीट हो चुके हैं। क्या 3 बार ये रिपीट हो चुके हैं? तो आने वाले समय के लिए एग्जाम के लिए भी ध्यान में रखिएगा। तो 3 सवाल इससे बना था। क्या क्या? स्त्री मनोरक्षा योजना किस मंत्रालय ने शुरू किया? ये सवाल एग्जाम में पूछा गया था। और ठीक है, तो यहाँ पे महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। सवाल इस तरह से भी आया एग्जाम में कि स्त्री मनोरक्षा योजना कहाँ से शुरू हुआ? बेंगलुरु कर्नाटक से। और ये भी सवाल आया कि स्त्री मनोरक्षा योजना किसने शुरू किया? स्मृति ईरानी ने, जो कि महिला विकास मंत्रालय के मंत्री हैं। और इसमें स्त्री मनोरक्षा योजना में है क्या कि महिलाओं के मानसिक तनाव को दूर करना। ठीक है, फिर सवाल देखिए कि भारत का पहला शक्ति कार्गो टर्मिनल कहाँ स्थापित है? तो ये सवाल आया था आसनसोल, वेस्ट बंगाल। अंतरिक्ष से आसमान कैसा दिखाई देगा? और अगर वायुमंडल ना हो तो अंतरिक्ष से आसमान कैसा दिखाई? दोनों सवाल एग्जाम में पूछे गए हैं दोनों तरीके से। दोनों का आंसर होगा काला। ठीक है, दोनों का आंसर क्या होगा? काला। सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन है? ये सवाल आपके एग्जाम में आया, कलकत्ता उच्च न्यायालय। तो नवीनतम भी याद रखिएगा। 25वां कौन? अमरावती। ठीक है, अमरावती याद रखिएगा। कहाँ का? आंध्र प्रदेश का। चलिए एक सवाल पे आते हैं कि पीएच मान। देखिए पीएच मान से भी सवाल काफ़ी सारे हैं, घुमा के सवाल आपसे पूछा गया, लेकिन मतलब सबका एक ही है। ठीक है, मतलब सबका एक कैसे? जैसे कि अगर मैं बात करूँ यहाँ से 0 से 14 इसका क्या होता है? पीएच मान होता है। अगर मैं बात करूँ 7 से अगर कम जाएंगे तो क्या होगा? एसिड होगा। और 7 से आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा? बेस होगा। बस इस पूरी चीज़ को इतना अगर बात आपको पता है तो डेफिनेटली ये वाला सवाल आपके हो जाएंगे। देखिए पीएच मान 2.4 है तो प्रबल अम्ल होगा या प्रबल क्षार? अगर 7 से कम होगा तो साफ जाहिर है कि एसिड होगा तो अम्ल होगा। ठीक है, नींबू में कौन सा अम्ल होता है? सिट्रिक अम्ल होता है। ये सवाल एग्जाम में पूछा गया है। वाटरमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं कौन? तो यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र सिंह। ये सवाल देखा गया। टाइगर मैन ऑफ इंडिया, ये भी ध्यान रखिए। अब जब सब सवाल ही ऐसा आया है कि वाटरमैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन जाने जाते हैं, तो सवाल ऐसा भी अब आने वाला एग्जाम में बन सकता है कि टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? कैलाश सांखला को। मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया टेसी थॉमस को। वर्ड मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर सलीम अली को। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया APJ अब्दुल कलाम को। तो प्लास्टिक मैन ऑफ इंडिया राजगोपालन वासुदेव को भी। अब देखिए साइंस से सवाल क्या क्या बने। जैसे अष्टक का नियम किसने दिया? न्यूलैंड ने दिया। त्रिक का नियम किसने दिया? डोवेनियर ने दिया। आधुनिक आवर्त सारणी किसने दिया? मोसले ने दिया। मेंडली की आवर्त सारणी किस पर आधारित है? परमाणु द्रव्यमान पर। मोसले की आवर्त सारणी किस पर आधारित है? परमाणु संख्या पर। पौधे में भोजन किस रूप में रहता है? स्टार्च के रूप में। मनुष्य में भोजन किस रूप में संचय होता है? ग्लाइकोजन में। ग्लूकोज का सूत्र ध्यान रखें C6H12O6। द्रविड़ शैली भारत के किस हिस्से में प्रचलित है? आंसर ये होगा इसका दक्षिण भारत। ऐसे सवाल एग्जाम में पूछा गया। ये भी पूछा गया कि डाइक्लोफेनिक दवा से कौन सा जीवाणु विलुप्त हो गया? ये गिद्ध। ठीक है, गिद्ध क्या हो गया? विलुप्त हो गया। और सवाल ये भी आया कि अगर बुझा हुआ चूना में कौन सा गैस प्रवाहित करेंगे तो ब्लीचिंग पाउडर बनेगा? तो क्लोरीन गैस प्रवाहित करेंगे तो हमें ब्लीचिंग पाउडर मिलेगा। ये है बुझा हुआ चूना। और अगर बुझा हुआ चूना में
क्या CO2 और गैस प्रवाहित करेंगे तो क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि दूधिया हो जाएगा रंग। ठीक है, ये दोनों सवाल एग्जाम में पूछे गए। सवाल पूछा गया कि वायुमंडल में गैसों का प्रतिशत, तो आपका याद रखिएगा इनमें से सवाल आए हैं 78% नाइट्रोजन, 21% O2 ऑक्सीजन, आर्गन 0.9% और 0.03% CO2। ठीक है, भूतापीय ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन है, पुग्गा घाटी लद्दाख का। मैंने मेरे PDF में जाके देखिएगा, सवाल सारे के सारे आपके मिलते नजर आएंगे। 2 प्रतिरोध दिया हुआ है, 2 ओम 2 ओम, समांतर क्रम में जोड़ा गया। समांतर क्रम का फॉर्मूला क्या होता है, 1/R बटा 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है, 1/R2। ठीक है, तो बस R1 R2 का यहाँ पे वैल्यू रखिएगा, तो R का मान यहाँ पे 1 आएगा। अब जब R का 1 आ जाएगा तो V का फॉर्मूला, ओम का नेम लगा दीजिएगा, V बराबर IR। I का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 5 और R निकल गया, तो यहाँ से क्या मिल गया आपका, V निकल गया। V जब निकल गया तो आपसे क्या पूछा है, इसकी शक्ति पूछा है, तो P शक्ति का फॉर्मूला क्या होता है, P बराबर VI। तो V का वैल्यू यहाँ पे 5 है। ठीक है, I का वैल्यू यहाँ से 1 है, रखिएगा वैल्यू 25 वाट, इसका आंसर हो जाएगा। तो फॉर्मूला याद रखिएगा, शक्ति बराबर V × I। ठीक है, धारा के बहने का विरोध कौन करता है, प्रतिरोध करता है, और प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है, ओम होता है। ठीक है, चलिए ये सवाल आया था कि हरबिंगर 2021 है क्या, ये RBI द्वारा शुरू किया गया डिजिटल भुगतान से संबंधित ये है। ठीक है, बिहू कहाँ का त्यौहार, ये सवाल एग्जाम में आया है, असम में। बहुत ही सिंपल था, धर्म, जाति, लिंग, वंश तथा जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, ये किस अनुच्छेद में वर्णित है, अनुच्छेद 15, जो कि सवाल एग्जाम में बना है। विधि के समक्ष समानता किस अनुच्छेद में, आर्टिकल 14 में है। सरकारी नौकरी में आरक्षण अनुच्छेद 16 में है। उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 में। तो ऐसे सवाल एग्जाम में देखा गया है, तो इसे जरूर ध्यान में रखिएगा। इससे आसपास के जो सवाल बन सकते हैं, ठीक है, जैसे अस्पृश्यता या छुआछूत का अंत किस में है, तो अनुच्छेद 17 में। आवर्त सारणी में कितने आवर्त एवं समूह, आवर्त 7 है, समूह 18 है। ठीक है, धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं, अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे सवाल बने हैं और बन सकते हैं। सबसे अधिक किस हाइड्रोजन ग्रुप की विद्युत ऋणात्मकता होती है, तो फ्लोरीन की होती है, ये ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आ सकता है। तो आपके अल्केन अल्काइन से बेस्ट आपके सवाल बने हैं। देखिए, अल्केन की अगर मैं बात करूँ तो इससे आधारित ये सवाल आया था, पेंटेन का सूत्र। अगर ये फॉर्मूला ये आपको पता है, अल्केन का CnH2n+2 होता है, एल्किन का CnH2n होता है, और एल्काइन का CnH2n-2 होता है। तो डेफिनेटली पेंटेन का आपको फार्मूला अगर पता हो तो बिल्कुल करिएगा। पेंटेन का क्या होता है, कार्बन का 5 वैल्यू होता है, तो 5 दूना 10, 2 12। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। 16 जनवरी 2022 को किस राज्य में 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 शुरू हुआ। आंसर था इसका होगा हिमाचल प्रदेश। अगर जिन्होंने टिक करके आया बिल्कुल उनका आंसर सही है। विजेता कौन रहा, लद्दाख, किसको हराकर, चंडीगढ़ को हराकर। जगन्नाथ रथ यात्रा कहाँ की है, पूरी उड़ीसा की। ऐसे सवाल एग्जाम में बने हैं। ठीक है, राज्य पर्व धनु यात्रा नुआखाई कहाँ का त्यौहार, ये भी एग्जाम में आया है सवाल, उड़ीसा का। ठीक है, राष्ट्रीय समाचार पत्र में चर्चा में रहा परामर्श 2022, ये क्या है सवाल, ये एग्जाम में बना। तो क्या है, करियर का काउंसलिंग मेला। ठीक है, करियर का काउंसलिंग मेला जो कि बीकानेर राजस्थान में शुरू हुआ, और भारत का सबसे बड़ा ये करियर काउंसलिंग का चित्र कितने रुपए के नोट पर है। ठीक है, मंगलयान का चित्र कितने रुपए नोट पर है, तो 2000 के नोट पर किसका चित्र है, तो मंगलयान का। और मंगलयान किस यान से लॉन्च हुआ था, PSLV C-25 से हुआ था। 10 रुपये के नोट पर किसका चित्र है, कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा में। 20 रुपये के नोट पर एलोरा का चित्र है, महाराष्ट्र का। 50 रुपये के नोट पर हम्पी कर्नाटक का है। 100 रुपये के नोट पर रानी के बाग गुजरात का है। और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब का है, 1972 का। टाइगर प्रोजेक्ट कब का है, 1973 का। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब का, 1986 का। 11वीं अनुसूची कब जोड़ेगी, 1992 में। कौन से संविधान संशोधन से, 73वां संविधान संशोधन से। ठीक है, परवरा, प्राणहिता, इंद्रावती, वर्धा, पेनगंगा किसकी सहायक नदी, तो सहायक नदी वाला सवाल आया था, गोदावरी नदी। गोदावरी नदी का उद्गम स्थान महाराष्ट्र, ये भी सवाल आया था। मूसी तुंगभद्रा घाट प्रवाह, माल प्रवाह किसकी सहायक नदी है, तो आंसर हो जाएगा कृष्णा नदी की। और कृष्णा नदी का उद्गम स्थान क्या है, महाराष्ट्र। हेमवती, काबिनी किसकी सहायक नदी, कावेरी की। और कावेरी नदी का उद्गम स्थान कर्नाटक है। ये सवाल भी एग्जाम में पूछा गया। कामेंग, लोहित, सुबनसिरी किसकी सहायक नदी है, तो ये भी ध्यान में रखिएगा, ऐसे सवाल आपके फ्यूचर में बन सकता है। ब्रह्मपुत्र नदी, रामगंगा, गोमती, घाघरा, यमुना, कोसी, गंडक किसकी सहायक नदी, गंगा की। और यमुना की सहायक नदी कौन है, चंबल, सिंधु, बेतवा, केनी, सब किसकी सहायक नदी है, यमुना की। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पे थोड़ा ठीक कर लीजिएगा, पंचायती जो राज दिवस है मनाया जाता है 24 अप्रैल, यहाँ पे कर लीजिएगा 24
अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, बीसी राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, ये सवाल आपके एग्जाम में बने हैं, तो याद रखिए चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। और पंचायती राज दिवस भी आया था एग्जाम में कि कब मनाया जाता है, 24 अप्रैल को मनाया जाता है। ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। और राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस कब मनाया जाता है, 1 जुलाई, ये इस बात का। इसमें आपको 4 ऑप्शन थे, वन था, झील था, नदी था और धान का खेत था। तो देखिए, जो मानव निर्मित होता है उसे कहते हैं कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। अब मानव जो निर्मित है इसमें से कौन सा है, वो है धान का खेत। ठीक है, बाकी सभी क्या है, प्राकृतिक है, नेचुरल है। जैसे एक्वेरियम भी आपका क्या हो गया, आपका कृत्रिम हो गया। ठीक है, बगीचा या उद्यान जिसको कहते हैं ये भी आपका कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र हो गया। ठीक है, तो ऐसे सवाल आ रहे, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, पर हाँ कुछ ट्रिकी है जो आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, लेकिन डेफिनेटली सॉल्व हो जाएगा। देखिए, एक और सवाल क्या आया था, देखिए, यदि किसी वस्तु का वेग आधा कर दिया जाए, अभी तो आपने पढ़ा होगा कि बहुत सारे बुक में ऐसा भी आया है कि वेग दुगना कर दिया जाए। एनसीईआरटी क्या कर रही है, आपको क्या कर रही है, जहाँ दुगना है उसको आधा कर दिया जा रहा है। बात तो वही है ना, यदि वेग आधा कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आपको पता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, ½ mv²। अब यहाँ पे क्या किया गया कि भी को क्या कर दिया गया, यहाँ पे बोला गया आधा कर दिया गया। ठीक है, अगर भी को आप आधा कर देते तो क्या हो जाता है, काइनेटिक एनर्जी जो होगा 1/4 हो जाएगा, है ना, क्योंकि 1/2 का होल स्क्वायर होगा 1/4, तो 1/4 हो जाएगा। यदि किसी वस्तु का वेग दुगना कर दिया जाए, चलिए अगर v यहाँ पे 2 रख देते हैं तो क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी 4 गुना हो जाएगा, है ना। तो ऐसे सवाल एग्जाम में बढ़ रहे, तो ध्यान से जाइए पढ़कर। ठीक है, डेफिनेटली आपका अच्छा मार्क्स आएगा। कौन सी धातु, ठीक है, कौन सी धातुओं को क्षार धातु कहते हैं। अब देखिए, क्षार धातु जो है आपका ग्रुप ए। ठीक है, ग्रुप, अगर बात करें ग्रुप 1 की मैं बात करूँ, ये जो है ग्रुप 1 जो आप पीरियोडिक टेबल देखे होंगे, पीरियोडिक टेबल इस तरह से देखे होंगे ना, तो इसमें जो पहला ग्रुप है यही है क्या आपका, सिर्फ हाइड्रोजन को लेकिन छोड़कर। ठीक है, हाइड्रोजन को छोड़कर लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। ठीक है, ये सारे के सारे क्या हैं, क्षार धातु हैं। तो सवाल क्या आया था कि कौन सी धातु, ठीक है, कौन सी धातु जल से अभिक्रिया कर ऑक्साइड बनाएगा, कौन सी धातु जल से अभिक्रिया करके ऑक्साइड बनाएगा। उसमें ऑप्शन तो इस तरह से दिया हुआ था, जिसमें कि मेटल भी था, नॉन मेटल भी था, है ना, मेटोलाइट भी था, इस तरह से। तो आपको यहाँ पे ध्यान देखना था, एक ऐसा ऑप्शन डाला था जहाँ से आपको पिक करना था। तो क्षार धातु अगर पता है तो क्या होगा, क्षार धातु अगर जल से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, ऑक्साइड बनाएगा। और अगर इस तरह से ऑप्शन में आएगा तो आप एलिमिनेट करके भी आप इसको कर सकते हैं। किस क्षार धातु का गलनांक सबसे कम होता है, तो सीजियम का सबसे कम गलनांक होता है। जैसे पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे के क्रम में आएंगे, जो क्षार धातु उसका गलनांक क्या होगा, सबसे कम होगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, भूकंप आने से पहले किस गैस का रिसाव होता है, रेडॉन का होता है। ठीक, ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी होती है, तो ऐसे सवाल बन सकते हैं, ध्यान रखिएगा, आर्गन तथा पारे की वाष्प। ठीक है, जो कि आर्गन कैसा गैस है, एक अक्रिय गैस है। ग्रुप अगर बात करें वर्ग 18 में है, वर्ष सारणी का या शून्य वर्ग इसको कहते हैं। किस गैस को स्ट्रेंजर गैस कहा जाता है, जीनोम को। ठीक है, ये भी आपका अक्रिय गैस है, वर्ग 18 में शामिल है। तो तीनों के तीनों क्या है, आपके अक्रिय गैस है, ध्यान रखिएगा। ओजोन परत में छिद्र का जिम्मेदार कौन प्रदूषक है, तो CFC अर्थात क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसका दूसरा नाम क्या है, फ्रियॉन। और ये कहाँ पाया जाता है, रेफ्रिजरेटर या शीतलक में आपको पाया जाता है। अब बात करते हैं कि देखिए, ओजोन में छिद्र, इसकी खोज किसने किया था, फोरमैन ने किया था। इस पर इसको भी ध्यान रखना है। अब आइए, IPL से सवाल आया था एग्जाम में। देखिए, IPL से मोस्ट इम्पोर्टेंट, तो IPL का मेरी PDF अगर जो लोगों ने खरीदा होगा, जो लोगों ने मेरी PDF अगर 10,000 करेंट अफेयर्स वाली अगर PDF खरीदा होगा, जिसमें कि आपको सारे के सारे 7,000 से भी ज़्यादा उसमें क्या है, करंट अफेयर्स से स्ट्रेटेजी के, अगर ये PDF आपने लिया होगा तो डेफिनेटली आपको एक भी सवाल छोटा नहीं होगा इससे। ठीक है, चाहे IPL से या कोई भी आपका योजना से हो, स्पोर्ट्स से हो, कोई भी सवाल नहीं छूटा होगा। अगर जो लोग अभी भी नहीं लिए, जिनका अभी एग्जाम है, बिल्कुल आप इसे परचेज कर ले, 100 रुपये में मात्र मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे क्या है, IPL। एक तो पहला बात है कि 2022 वाला जो IPL था, ये कौन सा संस्करण था, ये तो 15वां संस्करण था, ये याद रखिएगा। इसके पहले वाला कौन सा था, 14वां था संस्करण। ठीक है, 21 वाला क्या था, आपका 14वां संस्करण था, ध्यान रखिएगा। IPL में सर्वाधिक 6,000 रन, ये IPL 2022 नहीं पूछा है, सिर्फ आपको पूछा है IPL
में सर्वाधिक 6000 रन बनाने वाला पहला खिलाड़ी कौन बन गया? विराट कोहली। अगर सवाल ऐसा आया होगा कि IPL 2022 में सर्वाधिक रन किसने बनाए, देखिए दोनों सवाल अलग अलग है, तो जॉस बटलर, ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का वर्णन किस अनुच्छेद में है? देखिए ये सवाल आया था, अनुच्छेद 124 अनुच्छेद, आर्टिकल जरूर पढ़ के रखिएगा। ठीक है, आर्टिकल जरूर ध्यान में रखिएगा, सवाल आ रहे हैं, है ना। तो अच्छा, अगर बात कर लीजिए मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाते हैं। और राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। बस एक दूसरे को ये शपथ दिलाते हैं, ध्यान रखिएगा। वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो यू ललित है। कौन से क्रम के? 49 है। इसके पहले कौन थे? NV रमन्ना थे। कौन से क्रम के? 48वें थे। और जो वर्तमान में राष्ट्रपति बनी है द्रौपदी मुर्मू, ठीक है, 15वें क्रम की, उनको शपथ भी कौन दिलाए थे? NV रमन्ना ने दिलाया था शपथ। ठीक, क्रमानुकुंचन गति कहाँ होती है? ठीक है, आप अगर आपने डाइजेस्टिव सिस्टम देखा होगा, ठीक है, अगर आपने डाइजेस्टिव सिस्टम देखा होगा तो इस तरह से कुछ आपका यहाँ पे जो नली होता है, ठीक है, जहाँ से खाना क्या होता है? जाता है, जहाँ से खाना क्या पेट में जाता है, तो कौन सी गति से जाती है? तो एक ही बार में गिर नहीं जाता है ना, एक ही बार में गिर नहीं जाता, धीरे धीरे जाता है। जैसे पेस्ट को आप दबाते हैं, निकालते हैं सब धीरे धीरे, तो उसी तरह से जाता है। इस गति को कहते हैं क्रमानुकुंचन। और ये होता कहाँ पे? ग्रास नली, जिसको कहते हैं इंग्लिश में एसोफेगस कहते हैं। ठीक है, चलिए, एक सवाल इस तरह से आता है, अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ये तो सभी को पता है, HCl पाया जाता है। और ये क्या करता है? प्रोटीन के पाचन को एक्टिवेट करता है। तो इससे एक सवाल बना था जो कि आगे देखिएगा क्या है। पेप्सिन एंजाइम ये क्या कहाँ पे पाया जाता है? अमाशय अर्थात स्टमक, पेट में पाया जाता है। ये प्रोटीन को पेप्टोन में तोड़कर क्या करता है? पाचन करता है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे सवाल है कि रेनिन ये अमाशय में पाया जाता है। ये दूध को पचाने के लिए उपयोगी होता है, ध्यान रखिएगा। प्रोटीन के पाचन के लिए, देखिए ये सवाल आया था, प्रोटीन के पाचन के लिए HCl जो होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है आपका, ठीक है, HCl किस एंजाइम को एक्टिवेट करता है? तो आंसर होगा पेप्सिन। ठीक, यही सवाल आया था, पेप्सिन। और ये पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन का पाचन का काम करता है। और HCl जो है किसको एक्टिवेट करता है? इसी पेप्सिन को एक्टिवेट करता है, ताकि क्या करे? वो प्रोटीन को पाचन करे। प्रोटीन किसका बहुलक है? इससे रिलेटेड सवाल बनेगा, जो ध्यान रखिएगा। और प्रोटीन से होने वाला रोग, 2 रोग ध्यान रखिएगा, एक तो क्वासिकोर, दूसरा मैरामस। ठीक है, अब देखिए आवर्त सारणी से सवाल क्या बन सकते हैं कि शून्य वर्ग, इसी को कहते हैं अक्रिय गैस, इसी को कहते हैं नोबल गैस। आवर्त सारणी के किस वर्ग को कहते हैं? वर्ग 18। तो सवाल क्या आया था कि आपका आवर्त सारणी वर्ग 16 क्या कहलाता है? चालकोजन। ठीक है, अगर चालकोजन कहता है तो आवर्त सारणी वर्ग जो है आवर्त सारणी में वर्ग 17 भी क्या कहा जाता है? उसको भी ध्यान रखिएगा, हैलोजन कहा जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी? 18। और वर्गों की संख्या है 18 और आवर्त की संख्या कितनी है? 7। दोनों बात ध्यान रखिएगा। अब देखिए दर्पण सूत्र से रिलेटेड सवाल पूछे जा रहे हैं। तो दर्पण सूत्र का फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, 1/v बटा प्लस 1/u, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। ठीक है, अगर लेंस की बात कर दिया जाता, ठीक है, यहाँ से अगर लेंस का सूत्र पूछ दिया जाता तो कुछ नहीं करना था, सिंपल 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f होता। बस यहाँ पे माइनस और प्लस का खेल है, ध्यान रखिएगा। v अर्थात प्रतिबिंब दूरी, u अर्थात वस्तु दूरी, f का मतलब फोकल लेंथ अर्थात फोकस दूरी। तो देखिए मौलिक कर्तव्य से सवाल आ रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखिए, मौलिक कर्तव्य किस समिति की सिफारिश पर शामिल हुआ? तो सरदार स्वर्ण समिति की सिफारिश पर हुआ। तो यहाँ से और क्या सवाल बन सकता है? सोवियत संघ से ये लिया गया है, अर्थात रशिया से लिया गया, रूस से लिया गया। ठीक है, ये संविधान कहाँ के संविधान से लिया गया? तो जो सोवियत संघ है अर्थात रूस, उससे लिया गया है। कौन से संविधान संशोधन है? ये 42वां संविधान संशोधन 1976 का है। कौन से अनुच्छेद में है? 51A में। भाग कौन सा है? 4A। और कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए तो उस समय? 10। बाद में 11वां कौन जुड़ा? आपका 86वां संविधान संशोधन 2002 का, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार दिया गया। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। जो सवाल पूछा गया, पंचायती राज का त्रिस्तरीय रूप किसने दिया था? देखिए ये सवाल आया था, और इससे मैंने इसके पहले वाले जो मेरे 5-6 वीडियो जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, उसमें 100+ वाली क्वेश्चन है सारे के सारे, जो एग्जाम ओरिएंटेड है, एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। तो उसमें ये बात मैंने ऑलरेडी बता रखा था, बलवंत राय मेहता समिति। तो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था कितनी जनसंख्या होने पर होगी? ये भी ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आ सकता है कम से कम 20 लाख। और त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था 3 स्तर पर होती है। कौन कौन पे? ग्राम स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे और जिला स्तर पे। 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का रूप किसने दिया था? ये भी ध्यान में रखिएगा, अशोक मेहता समिति के द्वारा। अब देखिए सवाल
अब आया है न्यूमेरिकल से सवाल, ठीक है। न्यूमेरिकल से 3-4 सवाल देखिएगा जो कि इस वीडियो में है, जरूर ध्यान दीजिएगा, शुरू से अंत तक वीडियो को देखिए, स्किप मत कीजिएगा वरना समझ में नहीं आने वाला है। उत्तल लेंस में वस्तु की दूरी दिया हुआ है, अर्थात यू दिया हुआ है आपका -50, वी प्रतिबिंब दूरी अर्थात वी दिया हुआ 50 सेंटीमीटर। तो आपसे लेंस की क्षमता पूछ लिया गया, तो लेंस की क्षमता डायरेक्ट तो नहीं निकलेगा, पहले लेंस की फार्मूला जो है ये वाला पे अप्लाई कीजिएगा, तो यहाँ से एफ निकल जाएगा, ठीक है, यहाँ से एफ निकल जाएगा। जब एफ निकल जाएगा तो लेंस की क्षमता ये वाला फार्मूला फिर लगाइए, यहाँ 2 फार्मूला यूज़ हो रहा है, एक तो लेंस का फार्मूला, दूसरा लेंस की क्षमता वाला। तो 1/f पे वैल्यू पुट कीजिएगा, 1/f पे वैल्यू पुट कीजिएगा, तो 4 डायोप्टर इसका करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। देखिए सवाल ये वाला जो कि पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया भी था कि सिंधी भाषा संविधान में कब जोड़ी गई थी। तो ये क्या था, मूल संविधान में कितनी भाषा थी, 14। तो 15वीं भाषा कौन सी थी, तो आपका सिंधी भाषा थी। कौन से संविधान संशोधन, 21वां संविधान संशोधन से, ठीक है। और 71वां संविधान संशोधन में कितनी भाषा जोड़ी गई, 3 भाषा जोड़ी गई, कौन कौन, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। वही 92, ठीक है, 92वां संविधान संशोधन में कितनी भाषा जोड़ी गई, 4, कौन कौन, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संताली, ठीक है। तो यहाँ से 1 भाषा, यहाँ से 4 भाषा, यहाँ से 3 भाषा, ठीक है। 4 3 7 1 8 और पहले का 14। अभी वर्तमान में टोटल कितने भाषा है, वर्तमान में 22 भाषा है। मूल संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा थी, 14, और वर्तमान में 22 हो गई। यही जो आपका देख रहे हैं 8 भाषा जुटा तो 22 हो गया। वायुमंडल, देखिए वायुमंडल से रिलेटेड सवाल आया है, ठीक है। वायुमंडल के जो परत होते हैं ध्यान रखिएगा, जो 4 परत होते हैं, 5 परत होते हैं, ध्यान रखिए। क्षोभमंडल, ठीक है, क्षोभमंडल हो गया आपका, समताप मंडल हो गया, ठीक, आयमंडल हो गया, फिर उसके बाद बहिर्मंडल हो गया। चारों जो 4-5 नाम है ध्यान रखिएगा। पृथ्वी के ऊपर आपका क्षोभमंडल है, क्षोभमंडल के ऊपर आपका क्या है, समताप मंडल है, ठीक है। उसके बाद आपका आयनमंडल है, फिर मध्यमंडल है, फिर आपका क्या है, बहिर्मंडल है, ठीक है। 5 लेयर है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे हो गया। वायुमंडल की किस परत में संचार प्रवाह होती है, आयन मंडल में होता है, ध्यान रखिएगा। मौसम संबंधी घटनाएं वायुमंडल के किस परत में होती है, क्षोभमंडल। क्षोभमंडल को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ट्रोपोस्फेयर, ठीक है, ट्रोपोस्फेयर इसको कहते हैं। ओजोन परत, हवाई जहाज, ठीक है, और ओजोन परत की मैं बात करूँ या हवाई जहाज को ना, वायुमंडल के किस परत में होता है, समताप मंडल में अर्थात स्ट्रेटोस्फेयर में होता है। सबसे कम तापमान वायुमंडल के किस परत में होता है, मध्यम मंडल में होता है, जिसको कहते हैं मेसोस्फेयर, ठीक। अगर देखिए सवाल ये आया था, सिंपल सवाल था, अगर वायुमंडल ना हो तो आकाश का रंग कैसा दिखाई देगा, काला दिखाई देगा। ये योजना से रिलेटेड सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। मैंने पहले भी, जब मैंने करंट अफेयर्स की क्लास हमेशा ले रहा था उधर पिछले 6 महीने से, तो उसमें आपको जनवरी फरवरी मार्च के जो वीडियो थे उसमें जरूर बताया था कि स्त्री मनोरक्षा योजना किस राज्य ने शुरू किया था। तो इसका आंसर हो जाता बेंगलुरु, कर्नाटक, ठीक है। तो योजना सारे पढ़ लीजिएगा मेरे वीडियो में या PDF में, सारे के सारे योजना एक साथ लिखे हुए हैं, अगर जिनको चाहिए वो खरीद सकते हैं। स्त्री मनोरक्षा योजना किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था, महिला एवं विकास मंत्रालय के द्वारा, और इसके मंत्री कौन है, स्मृति ईरानी, ठीक है। ओम का नियम, देखिए ओम का नियम से रिलेटेड सवाल आ रहा है। वी दे दिया, आई दे दिया तो आर पूछ लिया, आई दे दिया, आर दे दिया तो वी पूछ लिया, तो ऐसे सवाल आ रहे हैं, ठीक है। अब देखिए कौन सा सवाल आया था, एक स्टेशन एक उत्पाद योजना किस मंत्रालय का है, किसने शुरू किया था, तो रेल मंत्रालय ने, और ये 2022-23 के बजट में इसकी घोषणा हुई थी, ध्यान रखिएगा। तो इससे रिलेटेड सवाल क्या बन सकता है, एक जिला एक उत्पाद योजना, एक जिला एक उत्पाद योजना किस राज्य ने शुरू किया, उत्तर प्रदेश। इसकी ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया था, कंगना रनौत को बनाया गया था। अल्फ्रेड पार्क में, देखिए ये सवाल आया था, सिंपल सवाल था, अल्फ्रेड पार्क में किसने खुद को शहीद किया था, तो चंद्रशेखर आज़ाद ने। और ये पार्क है कहाँ पे, तो प्रयागराज उत्तर प्रदेश में है। अब देखिए आपका नेशनल पार्क से सवाल आया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। तो नेशनल पार्क से भी आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए कि तरोबा नेशनल पार्क कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है। तो इससे रिलेटेड क्या सवाल बन सकता है, ये भी ध्यान रखिए। अंशी नेशनल पार्क कहाँ पे, कर्नाटक में। अंशी नेशनल पार्क कहाँ है, कर्नाटक में। सलाल परियोजना किस नदी पर है, चेनाब नदी पर है, कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में। माजुली द्वीप कहाँ है, तो ब्रह्मपुत्र नदी पर, कहाँ पे, असम में। सेला सुरंग ये कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में। तो देखिए आवर्त सारणी से क्या सवाल बन सकते हैं कि आवर्त सारणी में कितने वर्ग और कितने आवर्त हैं, 18 वर्ग और 7 आवर्त हैं। अब देखिए सवाल आया था कि 20 ओम तथा 30 ओम को समांतर क्रम में जोड़े, ये इसकी फार्मूला है, इस पर वैल्यू पुट कीजिएगा, आपका आर क्या वैल्यू आ जाएगा, ठीक है, 12 ओम। इसी तरह से देख लीजिएगा, आपका सिंपल सवाल आया था कि
आपका प्रतिरोध दिया हुआ था, वोल्ट दिया हुआ था, तो धारा ज्ञात करना था। तो आई का क्या फॉर्मूला आता है, मैंने बताया था ओम का नियम, V इक्वल टू आई आर होता है। तो आई अगर निकालना है तो V बटा आर, V का वैल्यू 60 है, आर का वैल्यू 12 है, डिवाइड कीजिएगा 5 आएगा, तो आई अर्थात की धारा का वैल्यू क्या होगा, 5 एम्पियर इसका आंसर होगा। अब देखिए गोली दर्पण, अब देखिए दर्पण से सवाल क्या आया था कि वक्रता त्रिज्या, एक गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 24 सेंटीमीटर है, तो दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करना था। सिंपल है, एफ बराबर क्या होता है, फॉर्मूला मैंने बताया था, एफ बराबर 2r होता है, ठीक है। फोकस दूरी एफ बराबर r/2 होता है, सॉरी एफ बराबर r/2 होता है, अर्थात फोकस जो दूरी होती है त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है, या त्रिज्या क्या होती है, फोकस दूरी की दुगनी होती है, ठीक है। अब सिंपल था कि फोकस दूरी निकालना है तो आर का वैल्यू पुट कीजिए तो आपको आंसर मिल जाएगा, है ना, 12 सेंटीमीटर। देखिए आगम का संबंध किस धर्म से, जैन धर्म से, त्रिपिटक का संबंध किस धर्म से, बौद्ध धर्म से, कैवल्य का जो संबंध है किस धर्म से, जैन धर्म से, तो ये दोनों जैन धर्म का ध्यान रखिएगा। जहाँ तक भगवान बुद्ध की पुनर्जन्म की कथा है, तो ये दोनों क्या है, बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, ठीक है। अब देखिए सवाल क्या आता है, उत्तल लेंस में प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु के बराबर कहाँ रखने पे बनेगा। तो सवाल ऐसे भी बनेगा, तो 2f पर जब रखा जाएगा तो बनेगा, ठीक है। लेंस के कहाँ पे 2f पर रखा जाएगा तो बनेगा, ठीक, ये ध्यान में रखिएगा। कहाँ पे बनेगा, वास्तविक, उल्टा और वस्तु के बराबर 2f पर। लेकिन सवाल ये आता है कि उत्तल लेंस में प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा छोटा बनाने के लिए वस्तु को कहाँ पर रखना होगा, कहाँ पर रखना होगा, तो आंसर होगा इसका 2f तथा अनंत के बीच में, अर्थात यहाँ पे ये होगा, ठीक है। चलिए महिला, ये वाला सवाल आया था, महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है, रेखा शर्मा है, ध्यान रखिएगा। और NHRC अर्थात नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, अरुण कुमार मिश्रा। अगर ये आया तो ये ध्यान में रखिएगा, अरुण कुमार मिश्रा। किस अधिनियम से इसकी स्थापना होती है, 1993 के अधिनियम से इसकी स्थापना होती है, NHRC की। केंद्रीय सूचना आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, ये भी ध्यान रखिएगा, यशवर्धन सिन्हा। वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, ये सवाल पूछ लिया गया, राजीव कुमार। किसके स्थान पर, तो सुशील चंद्रा के स्थान पर। 15वें वित्त आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, NK सिंह, ठीक है। मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है वर्तमान में, अनंत नागेश्वरन। किसके स्थान पर, K सुब्रमण्यम के स्थान पर। वर्तमान में मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार कौन है, अजय कुमार सूद। किसके स्थान पर, विजय राघवन के स्थान पर। रक्तचाप का मापन किस यंत्र से होता है, देखिए ये सवाल पूछ लिया गया तो सिंपल था, स्पिग्मोमैनोमीटर से। पायरोमीटर का जो यूज़ होता है किसके लिए होता है, इस यंत्र का यूज़ कहाँ पे होता है, बहुत दूर से जो वस्तु होती है उसको मापने के लिए। अवतल दर्पण के सामने देखिए ये सवाल आ गया था, कहा जा रहा है ना दर्पण से सवाल आ रहे हैं, पढ़ लीजिएगा। गोलीय दर्पण हो गया, जैसे कॉन्वेक्स लेंस हो, अवतल दर्पण अर्थात कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। उत्तल दर्पण तो लेंस में भी वैसे ही याद कीजिएगा, कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस, तो इससे सारे सवाल बन जाएंगे, पढ़ लीजिएगा इसको, ठीक है, बढ़िया से। अब देखिए अवतल दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई किसी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 60 सेंटीमीटर पर बनता है, तो दर्पण की फोकस दूरी बताइए। अब U यहाँ पे है 15 सेंटीमीटर, अर्थात सामने रखा गया तो नेगेटिव में होगा, दर्पण के पीछे 60 है अर्थात पॉजिटिव में होगा। फॉर्मूला दर्पण सूत्र पे लगाइए और आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। F बराबर -2 20 सेंटीमीटर, और माइनस नेगेटिव क्या बताएगा, ये दर्पण का प्रकार बताएगा, कैसा दर्पण है, तो अवतल दर्पण है, ठीक है, तो 20 सेंटीमीटर इसका करेक्ट आंसर होगा। तो हीट वाला फॉर्मूला जरूर याद रखें, इस पे रिलेटेड सवाल बन सकता है न्यूमेरिकल, H बराबर IR²RT, ठीक है। ये सवाल आया था, ध्यान रखिएगा कि विक्षेपण अधिक होने पर तरंगदैर्घ्य क्या होगा, तो विक्षेपण अधिक होगा तो विक्षेपण जो होता है किसका ज़्यादा होता है, बैगनी का ज़्यादा होता है, ठीक है, और लाल का क्या होता है, विक्षेपण कम होता है। तो जिसका ज़्यादा विक्षेपण, जिसका अधिक विक्षेपण, उसका क्या होगा, तरंगदैर्घ्य अधिक, मतलब विक्षेपण अधिक होगा तो तरंगदैर्घ्य कम होगा, विक्षेपण कम होगा तो तरंगदैर्घ्य क्या होगा, अधिक होगा, ठीक है। तो विक्षेपण अधिक तो तरंगदैर्घ्य कम, ठीक है, विक्षेपण अधिक तो क्या होगा, तरंगदैर्घ्य कम, वो है बैगनी किरण, और विक्षेपण कम तो तरंगदैर्घ्य अधिक, वो है लाल रंग, ठीक। देखिए ऐसे सवाल पूछ लिया गया जो कि पहले वाली वीडियो में मैंने बता रखा था। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, 1969 को, तो ये भी ध्यान रखिएगा। RBI का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, 1 जनवरी 1949 को। SBI का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, 1 जुलाई 1955 को। विश्व में वनों का, ये देखिए सवाल आया था, दोनों सवाल आपके अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग डे में आए हैं। विश्व में वनों के मामले में भारत की रैंक क्या है, तो 10वां।
वहीं विश्व में वृद्धि के मामले में, विश्व में वनों की वृद्धि के मामले में भारत की रैंक क्या है, तो तीसरा। ठीक है, अब देखिए ये लंबाई प्रतिरोध पे सवाल आया था कि लंबाई दुगुना करने पर प्रतिरोध का पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो प्रतिरोध का मैंने फार्मूला बताया था रो, ठीक है, आपको क्या बताया था, रो L/A। ठीक है, तो आपका प्रतिरोध का आपका लंबाई से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर ये बढ़ेगा ये भी बढ़ेगा, और एरिया से क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर ये बढ़ेगा तो ये घटेगा। ठीक है, तो लंबाई दुगुना होगा, अगर लंबाई दुगुना होगा तो प्रतिरोध भी क्या होगा, दुगुना हो जाएगा। ठीक है, तो ये फार्मूला जरूर ध्यान में रखिएगा, इसी पर सवाल आ रहे हैं। प्रतिरोध बराबर रो L/A। लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा, अगर एरिया क्षेत्रफल बढ़ेगा तो प्रतिरोध घट जाएगा, क्योंकि इसकी डायरेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन होता है। तालाब, झील, वन तथा उद्यान या खेत में कौन कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है, अभी मैंने बताया था, इसका आंसर हो जाएगा उद्यान खेत। जो मानव निर्मित होगा वो होगा आपका कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र। अगर पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम की बात हो रही थी, ये शब्द किसने दिया था, टेंसलर ने दिया था, ये भी ध्यान रखिएगा। देखिए सवाल योजना से फिर से आया है, भू स्वामित्व के लिए कौन सी योजना शुरू की गई, PM स्वामित्व योजना। इसकी शुरुआत होती है 24 अप्रैल 2020 को इसकी शुरुआत होती है, और उद्देश्य क्या है, नागरिक को उनका मालिकाना हक दिलाना। पंजाब हरियाणा का उच्च न्यायालय कौन सा, ये सवाल आ गया था। अमरावती यहाँ पे अमरावती नहीं होगा, यहाँ पे इसको ये तो आंध्र प्रदेश का है, जो कि 25वां है और नवीनतम है। तो पंजाब हरियाणा का उच्च न्यायालय यहाँ पे लिख लीजिएगा चंडीगढ़। हालांकि फिर मैं ठीक करवा दूंगा, चिंता मत कीजिएगा। ठीक है, तो पंजाब हरियाणा बात हो रही, पंजाब हरियाणा। ठीक है, तो पंजाब हरियाणा का उच्च न्यायालय कौन सा है, चंडीगढ़ है, और आंध्र प्रदेश में है कौन सा है, नवीनतम 25वां अमरावती उच्च न्यायालय। ठीक, पुरुष हॉकी, देखिए पुरुष हॉकी का ये सवाल आए थे, पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 का खिताब किसने जीता था, ये तो सभी को पता होगा कि पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 का खिताब किसने जीता, दक्षिण कोरिया। लेकिन सवाल भारत वाला पूछा था कि पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 में कांस्य पदक किसने जीता, तो भारत ने जीता। ये आयोजन इसका हुआ कहाँ, तो जामनगर इंडोनेशिया में हुआ। ठीक है, ये तो हो गया आपका कांस्य पदक हो गया। दक्षिण कोरिया जो है कि गोल्ड जीता, तो सिल्वर किसने जीता, ये भी ध्यान रखिएगा, सिल्वर आपका जीता मलेशिया। तो दक्षिण कोरिया ने किसको हराकर जीता, तो मलेशिया को हराकर एशिया पुरुष हॉकी एशिया कप जीता था। बात कर रहे हैं, ये देखिए ये सवाल यहाँ पे आया था कि WHO ट्रेडिशनल मेडिकल सेंटर कहाँ शुरू किया गया, जामनगर गुजरात में। फिर सवाल देखिए क्या आया था, हार्टफुलनेस योगा एकेडमी कहाँ स्थापित हुआ, हैदराबाद में। धातु के ऑक्साइड कैसे होते, क्षारीय, अधातु के ऑक्साइड अम्लीय। लवलीना बोरगोन वाला सवाल भी ध्यान रखिएगा, ये आया है एग्जाम में। लवलीना बोरगोन ने टोक्यो ओलंपिक में कौन सा पदक जीता था, कांस्य पदक। कहाँ की खिलाड़ी, असम की, और किसकी खिलाड़ी है, बॉक्सिंग की। देखिए फेस्टिवल से सवाल आया है, फेस्टिवल की पूरी एक PDF की ही वीडियो मैंने डाल रखा है यूट्यूब पर, जाकर देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। सरहुल कहाँ का त्यौहार है, झारखंड का। और GI टैग से भी रिलेटेड सारे के सारे PDF में आपको मिल जाएंगे कि केसर का GI टैग किसको मिला, जम्मू एंड कश्मीर को मिला। कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू करवाया, तो शुरू तो करवाया कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन निर्माण पूरा किसने करवाया। देखिए क्या है कि कास्टिक सोडा, ठीक है, NaOH को क्या कहा जाता है, कास्टिक सोडा कहा जाता है, ये ऐसा सवाल आया था। इसका दूसरा नाम क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कास्टिक सोडा कहते हैं। ठीक है, दूसरा सवाल देखिएगा कि यहाँ पे धावन सोडा से रिलेटेड सवाल आया था क्या, कि इसका फार्मूला दिया गया, इसको क्या कहते हैं, तो Na2CO3 10H2O, इसको कहते हैं धावन सोडा कहते हैं। इसमें पानी के कितने अणु हैं, तो 10 अणु हैं, ये भी ध्यान में रखिएगा। इसे क्या कहते हैं, सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। इसे दूसरा नाम क्या है इसका, सोडियम कार्बोनेट, या इसे कहते हैं धावन सोडा। देखिए जिप्सम का फार्मूला पूछ लिया गया, CaSO4 इंटू 2H2O। तो जिप्सम का फार्मूला ध्यान रखिएगा। और जिप्सम की अगर बात करें, इसके बाद यहाँ पे प्लास्टर ऑफ पेरिस का भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, जिप्सम के अलावा आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस पे भी ध्यान रखना होगा। इसकी क्या फार्मूला, CaSO4 इंटू ½ H2O। ठीक है, जब जिप्सम से ½ H2O अणु हटा लिया जाता है तो क्या मिलता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलता है। फिर देखिए यहाँ पे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है ना, इसका क्या होगा फार्मूला, MgOH का होल 2। इसका यूज़ होता है पेट की अम्लता दूर करने के लिए। एंटासिड तरह का जो आप जाते होंगे अगर मार्केट से, अगर पेट की इस तरह की गैस हो जाती होगी या पेट में अम्लीयता हो जाता है, उसके लिए अगर दवा लेते हैं तो उसमें देखिएगा एंटासिड लिखा रहता है। ये है क्या एक्चुअली मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, जो कि आपको अम्लता पेट की दूर करती है।
फिर ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला यहाँ पे ध्यान रखिए CaOCl2, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला याद रखिएगा जो कि एग्जाम में पूछा भी गया है। CaOH का होल 2 जो कि बुझा हुआ चूना, ये भी एग्जाम में आपका पूछा गया है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक, इसको क्या कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पे 7-8 ऐसे फॉर्मूले थे जो कि डायरेक्ट एग्जाम में आए हैं, तो सवाल इसका बनेगा एग्जाम में। फिर देखिए H2SO4, इसको क्या कहते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। और दूसरा इसका नाम क्या है, तो दूसरा इसका नाम है ऑयल ऑफ विट्रॉल, ठीक है, ऑयल ऑफ विट्रॉल, ये भी ध्यान रखिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं NaHCO3। तो अगर यहाँ पे इसका सवाल है तो घबराइएगा नहीं, आराम से इसको आप कर सकते हैं, सिंपल है। इसको क्या कहते हैं, बेकिंग सोडा या खाने वाला सोडा कहते हैं, या इसको और क्या कहते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं, ठीक है। सोडियम एक कार्बोनेट होता है, इसके पहले वाले क्वेश्चन में देखे होंगे यहाँ पे लिखा होगा सोडियम कार्बोनेट, ठीक। और एक लिखा होगा यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए सोडियम, यहाँ पे क्या है, बाइकार्बोनेट, यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट है। एक यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट है, वो धोने वाला सोडा या धावा सोडा कहते हैं, और खाने वाला सोडा को क्या कहते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं, ठीक। अब सवाल है कि ब्लीचिंग पाउडर किस गैस के प्रवाहित करने से बनता है, तो ध्यान रखिएगा क्लोरीन गैस के प्रवाहित करने से क्या बनता है, ब्लीचिंग पाउडर बनता है, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर में किस गैस की ब्लीचिंग पाउडर किस गैस के प्रवाहित करने से बनता है, तो क्लोरीन गैस के प्रवाहित करने से बनता है, ध्यान रखिएगा ब्लीचिंग पाउडर, ठीक। तो बुझा हुआ चूना में क्या करते हैं, बुझा हुआ चूना में हम क्लोरीन गैस मिलाते हैं, तो क्या बनता है, हमें ब्लीचिंग पाउडर मिलता है। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे एसिड रेन। एसिड रेन जो होता है H2SO4 प्लस HNO3, ये दोनों मिलने से कौन सी बारिश होती है, कैसी बारिश होती है, तो एसिड रेन होती है, जिसका pH मान 5.5 के आसपास में होता है। अब बात करते हैं एक्वा रेजिया। इसमें क्या होता है, सोने की जो धातु होती है इसको गलाने के काम में आता है एक्वा रेजिया, जिसका अनुपात होता है 3:1 में। 3 होता है HCl और 1 होता है HNO3, ठीक है। यहाँ ध्यान रखिए HCl हाइड्रोजन यहाँ पे ध्यान रखिए, यहाँ पे एक तो हो गया HNO3 और दूसरा हो गया HCl, ठीक है। चलिए हाइड्रोजन क्लोराइड और दूसरा आपका नाइट्रिक एसिड, ठीक है, नाइट्रिक अम्ल। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि CuSO4, ठीक है, CuSO4 इसको क्या कहा जाता है, इसे नीला थोथा कहते हैं, जिसको कहते हैं हम लोग आम भाषा में कॉपर सल्फेट कहते हैं, जिसको हम लोग और दूसरा नाम से क्या जाना जाता है, तो इसे नीला थोथा कहा जाता है। तो सवाल ऐसे आपको एग्जाम में घुमा कराएगा कि कॉपर सल्फेट का दूसरा नाम क्या है, या इसे और किस नाम से जाना जाता है, तो ध्यान रखिएगा नीला थोथा के नाम से जाना जाता है। देखिए विटामिन से रिलेटेड 5-6-7 ऐसे सवाल आए थे डायरेक्ट एग्जाम में, तो ध्यान रखिएगा। जैसे कि आपका विटामिन ए से कौन सी बीमारी होती है, रतौंधी जो होती है विटामिन ए की कमी से हो जाती है, और इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। विटामिन B1 जिसको क्या कहते हैं, इसका रासायनिक नाम थायमिन होता है, और इससे कौन सी बीमारी हो जाती है, बेरी नामक बीमारी हो जाती है, ठीक है। अगर बात करें बांझपन किस विटामिन की कमी से होता है, विटामिन ए की कमी से होता है, इसे ब्यूटी हार्मोन भी कहा जाता है, और इसका रासायनिक नाम क्या है, टोकोफेरॉल। पानी में अगर आपसे पूछ लिया जाए पानी में घुलनशील विटामिन कौन सी है, तो 2 नाम याद रखिए, B और C। वहीं आपसे सवाल ऐसा भी आ सकता है कि बसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है, तो ADEK, ठीक है। बात अगर करें के का, देखिए विटामिन के से क्या सवाल आया था कि किस विटामिन का प्रयोग करने से, किस विटामिन के प्रयोग से रक्त के थक्का बनने में मदद करता है, ठीक है। तो किस विटामिन के वजह से रक्त का थक्का बनता है, तो आंसर होगा विटामिन के, और इसका रासायनिक नाम क्या है, फिलोक्यूनिन, ठीक। चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं अनुवांशिकता से रिलेटेड क्या सवाल बन सकता है, ग्रेग जॉन मेंडल। तो अनुवांशिकता के जनक कौन थे, ग्रेगर जॉन मेंडल। इन्होंने मटर के पौधे पर क्या किया था, प्रयोग किया था, ध्यान रखिएगा। अब सवाल बनता है चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या है, तो इसका आंसर होगा टेस्ला। विभवांतर का मात्रक क्या है, वोल्ट। धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलॉम। शक्ति का मात्रक, देखिए तो इसका सवाल आया था कि शक्ति का मात्रक तो पता है वॉट, तो एक अश्व शक्ति में कितने वॉट होते, डायरेक्ट सवाल इस से आया था एनसीईआरटी की सारी ये बुक से है ना, एनसीईआरटी की जो बुक से आ रही है डायरेक्ट सवाल। तो एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट होते हैं, ठीक है। और इससे क्या और बन सकता है, तो कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। और कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ से एक फार्मूला भी बनता है कार्य से, ठीक है। कार्य से अगर मैं बात करूँ एक फार्मूला भी बनता है कि फोर्स इक्वल टू क्या होता है आपका, ध्यान रखिएगा यहाँ पे W इक्वल टू है ना, W इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये फार्मूला ध्यान रखिएगा। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है, कैंडेला होता है। अगर बात कर ले यहाँ पे शक्ति का, बात करें यहाँ पे पावर का, तो पावर का जो होता है, ठीक है, पावर का जो फॉर्मूला होता है पावर इक्वल टू वर्क बाय टाइम होता है। यहाँ पे इसको थोड़ा सुधार लीजिएगा,
यहाँ पे समय कर लीजिएगा, ठीक है। तो पावर का जो फॉर्मूला होता है वर्क बाय टाइम होता है। कोशिका की ऊर्जा मुद्रा किसे कहा जाता है? कोशिका की ऊर्जा मुद्रा किसे कहा जाता है? एटीपी को कहा जाता है। एटीपी का फुल फॉर्म भी ध्यान रखिए, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट होता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, जिसे पावर हाउस ऑफ सेल भी कहा जाता है। किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को, ठीक। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम्स को कहा जाता है। नेक्स्ट आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को। सबसे छोटा कोशिकांग किसको कहा जाता है? राइबोसोम को। तो राइबोसोम से 2 क्वेश्चन बन सकता है। प्रोटीन की फैक्ट्री है, दूसरा सबसे छोटा कोशिकांग भी है। कोशिका भित्ति किस में पाई जाती है? देखिए, एक तो है कि पादपों में पाया जाता है, दूसरा फंगस में मीन्स कि कवक में पाया जाता है, फंगस में फंगी में पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, ये जंतु में नहीं पाया जाता है। तो कोशिका भित्ति की अगर बात करें, इसका निर्माण किससे होता है? सेलुलोज से होता है। मानव शरीर का सबसे कठोर भाग क्या होता है? इनेमल, जो कि आप दांत देखे होंगे ना, आपका जो दांत होता है, ठीक है, आपका जो दांत होता है उसके सबसे ऊपर वाली परत ही क्या कहलाती है? इनेमल कहलाती है, ठीक है। ये सबसे कठोर भाग होता है। मानव द्वारा निर्मित पहला रेशा कौन सा? देखिए सवाल इसका का आया था एग्जाम में, ठीक है। मानव द्वारा निर्मित पहला रेशा क्या था? नायलॉन। जीवों का 5 जगत वर्गीकरण, ये याद रखिएगा। 5 किंगडम जो है ना क्लासिफिकेशन, इसको जरूर ध्यान में रखिएगा आपका, कि जीवों का 5 जगत वर्गीकरण किसने दिया था? तो R.H. वाइटेकर ने दिया था। रॉबर्ट H. वाइटेकर ने कब दिया था? 1969 को, ठीक है। तो बात करते हैं वर्गीकरण की, बात करें टैक्सोनॉमी की बात करें, इसके पिता टैक्सोनॉमी के पिता किसे कहा जाता है? कैरोलोस लिनियस को कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, जीवों के 5 जगत वर्गीकरण में शामिल कौन कौन है? तो मोनेरा हो गया, प्रोटिस्टा हो गया, एनेमिलिया हो गया, या प्लांटी हो गया, फंगी हो गया। तो सवाल है कि जीवों के 5 जगत वर्गीकरण में शामिल हैं मोनेरा, प्रोटिस्टा, एनेमिलिया, प्लांटी और फंगी। ये 5 है जो कि जीवों के 5 जगत वर्गीकरण में शामिल है। तो इनमें से किसमें क्या नहीं पाया जाता है? केंद्रक नहीं पाया जाता है। तो आंसर हो जाएगा मोनेरा, ठीक है। मोनेरा में क्या केंद्रक नहीं पाया जाता है, इसे जिसमें केंद्रक नहीं पाया जाता उसे क्या कहा जाता है? प्रोकैरियोटिक सेल कहा जाता है। और जिसमें केंद्रक पाया जाता है उसको क्या कहा जाता है? यूकैरियोटिक सेल कहा जाता है, ठीक। चलिए, तो यूकैरियोटिक सेल में कौन कौन आ जाएंगे? जैसे प्रोटिस्टा हो गया, एनिमिलिया संघ हो गया, आपका प्लांटी संघ हो गया, फंगी हो गया, सभी के सभी क्या हो गया? आपके यूकैरियोटिक, अर्थात इसमें केंद्रक पाए जाते हैं। तो प्रोटिस्टा कैसा जीव है? तो ध्यान, प्रोटिस्टा कैसा है? तो एक कोशिकीय जीव है, ये भी ध्यान रखिएगा। बहुकोशिकीय जीव में आपका कौन कौन शामिल है? मोनेरा, एनिमिलिया, प्लांटी, फंगी, ठीक। अब बात करते हैं कोशिका भित्ति पाई जाती है तो किसमें किसमें? मैंने बताया था कि एक तो प्लांटी में, दूसरा फंगी में। कवक की कोशिका भित्ति बनी होती काइटिन से, ये सवाल ध्यान रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा है। पादप की कोशिका भित्ति किससे बनी हुई होती है? सेलुलोज से बनी होती है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि सर्वप्रथम क्लोन किस स्तनधारी जीव का तैयार किया गया था? ठीक है, डायरेक्ट एनसीईआरटी से सवाल आए तो ऐसे सवाल बनेंगे। डॉली भेर, याद रखिएगा। और किसने? तो इयान बिलमुट ने तैयार किया था। और ये कहाँ के वैज्ञानिक थे? स्कॉटलैंड के वैज्ञानिक थे। तो फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी, ठीक है, फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी कौन कहलाते हैं? एडवर्ड जेनर। फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कौन कहलाते हैं? लीवनहुक। और जीवित कोशिका की भी खोज किसने किया था? तो लीवनहुक ने ही किया था। चेचक के टीके की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने। किण्वन जिसको कहते हैं पाश्चुराइजेशन की प्रक्रिया की खोज किसने किया था? लुई पास्चर 1857 में, ठीक। रेबीज के टीके की खोज करता कौन है? लुईस पास्चर। अगर बात करें यहाँ पे मनुष्य के लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है तो ध्यान रखिए, रेनिन हो गया, लाइसोजाइम हो गया, एमाइलोज हो गया और पेप्सिन हो गया, ठीक है। रेनिन जो होता है कि आपको दूध के पाचन में काम आता है, जो कि अक्सर बच्चों के लार में पाया जाता है। और लाइसोसोम की बात करें तो ये क्या करता है? जो आप खाना खाते हैं मुंह में, तो कई बार होता है कि कीटाणु रहित तो कीटाणु युक्त होता है, तो मुंह में जो लार होते हैं आपके लाइसोसोम, वो क्या करता है? आपके बैक्टीरिया को मार देता है, जिसके पेट में जाने से उसको रोकता है बैक्टीरिया को, और इससे आपकी बीमारी से आपकी बचाव होती है। एमाइलेज क्या है? इसे टाइलिन को दूसरा और क्या कहते हैं? टाइलिन को एमाइलेज भी कहते हैं। ये भी लार में पाया जाता है। पेप्सिन का क्या काम है? ये भी लार में पाया जाता है। और ये प्रोटीन को क्या करता है? प्रोटीन को पेप्टोन में तोड़ता है, ठीक है। ये प्रोटीन को किस में तोड़ता है? पेप्टोन में तोड़ता है। चलिए, अब कुछ फुल फॉर्म जो डायरेक्ट एग्जाम में आते हैं, जैसे एड्स का फुल फॉर्म पूछ लिया गया इस बार एग्जाम में, सिंपल है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। उसी तरह सार्स का भी याद रखिएगा, सार्स अर्थात रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो कि अभी कोरोना वायरस में जो हुआ था बीमारी, वो किससे संबंधित था? वो फेफड़े से था, रेस्पिरेटरी सिस्टम से था। तो इसका फुल फॉर्म क्या होगा? सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ठीक है। अगर एड्स से पूछा है तो एड्स जो होता है किस वायरस से होता है? ये भी ध्यान रखें, HIV वायरस से होता है। अर्थात HIV का फुल फॉर्म क्या होगा? ह्यूमन
इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ठीक है। तो अच्छा, एड्स की पहचान किस टेस्ट से किया जाता है? तो एलिसा टेस्ट से किया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। एमआरआई का फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। डीपीटी का फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, डिप्थेरिया पर्टुसिस टिटनस, ठीक है। बीसीजी का फुल फॉर्म बैसिलस कालमेटिक गुरिन, या किसकी टीका है? तो टीबी का टीका है। टीबी टीके की खोज किसने किया था? रॉबर्ट कोच ने किया था। सारी बातें ध्यान में रखना है आपको। लैंगरहैंस द्वीप कहाँ पाए जाते हैं? तो पैंक्रियाज में पाए जाते हैं, ठीक है, जिसको कहते हैं अग्नाशय। और इसमें एक कौन सा सेल होता है? इसमें एक बीटा सेल होता है, ठीक है। इसमें कैसा सेल पाया जाता है? इसमें एक बीटा सेल होता है जिससे इंसुलिन स्रावित होता है, और ये क्या करता है? ब्लड ग्लूकोज को क्या करता है? ब्लड शुगर को, ठीक है, कंट्रोल करता है, ठीक। मानव शरीर का एकमात्र मिश्रित ग्रंथि जो कि अंतःस्रावी भी कहलाती है, बाह्यस्रावी भी कहलाती है, नाम इसका होगा अग्नाशय, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? पैंक्रियाज, ठीक। सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? लीवर, जिसको हिंदी में कहते हैं यकृत। और सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि का नाम क्या है? थायराइड, ठीक। चलिए, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो या तो जोड़ी में लिखा है तो 23 जोड़ी होगा, या तो इसको जोड़ी में क्या अगर नंबर में पूछेगा तो 46 का इसका आंसर होगा, ठीक। 23 जोड़ी में क्या होगा? जिसमें कि 22 जोड़ी आपका होगा और एक जोड़ी, तो 22 जोड़ी में एक क्या होगा? 22 जोड़ी में आपका ऑटोसोम होगा, जिसको गाय गुणसूत्र कहते हैं, और एक जोड़ी होगा जो कि सेक्स गुणसूत्र कहलाता है, सेक्स क्रोमोसोम कहलाता है। तो एक जोड़ी जो सेक्स क्रोमोसोम होता है, ठीक है, एक जोड़ी जो आपका सेक्स क्रोमोसोम होता है, इसमें क्या क्या होता है? एक्स और एक्स वाई होता है। ये डिसाइड करता है कि बच्चा मेल होगा या फीमेल होगा। अगर एक्स होगा तो मेल होगा, और एक्स वाई होगा तो फीमेल होगा, ठीक है। एक्स और एक्स वाई, ठीक है। तो ये हो गया आपका फीमेल और ये हो गया मेल। अगर इसका वाई और इसका एक्स मिलेगा तो क्या होगा? डेफिनेटली बच्चा कैसा होगा? आपका मेल होगा। और इसका एक्स और इसका एक्स मिलेगा तो डेफिनेटली बच्चा क्या होगा? फीमेल होगा, ठीक है। चलिए, अब बात कर रहे थे बुझा हुआ चूना। बुझा हुआ चूना का फॉर्मूला क्या होता है? CaOH का होल 2 होता है। अगर इसमें कौन सी गैस प्रवाहित करेंगे तो इसका रंग दूधिया हो जाएगा? तो बुझा हुआ चूना में अगर CO2 गैस प्रवाहित करेंगे तो इसका रंग कैसा हो जाता है? दूधिया हो जाता है। और क्या बन जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है, ठीक है। बुझा हुआ चूना में कौन सी गैस प्रवाहित करने पर ब्लीचिंग पाउडर बनता है? तो क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर ब्लीचिंग पाउडर बनता है, ठीक है। CaOCl2 होता है इसका फॉर्मूला, ठीक। चलिए, लिंग निर्धारण करने में कौन सा गुणसूत्र काम आता है? वाई गुणसूत्र काम आता है, ठीक। अभी मैंने बताया भी था। खतरे के संकेत में किस प्रकाश रंग का उपयोग होता है? तो लाल। क्यों? क्योंकि लाल का प्रकीर्णन काफ़ी कम होता है, जिससे ये लंबी दूरी तक दिखाई देता है। अक्सर सिग्नल में देखे होंगे, ट्रैफिक सिग्नल में देखे होंगे, या ट्रेन जो सिग्नल होता है, ट्रेन का जो है ना पटरी होता है, उसके आसपास में देखो एक खंभा लगा होता है बीचों बीच, और उसमें क्या लाइट जलती रहती है, उसमें रेड क्या होता है? खतरे के ही संकेत है, जो कि लंबी दूरी तक दिखाई देती है, ठीक है। या टावर वगैरह में। आकाश का नीला रंग किस कारण दिखाई देता है? ये भी प्रकीर्णन के कारण प्रकीर्णन होता है, जिसके कारण आकाश का रंग क्या होता है? नीला दिखाई देता है। तारों का टिमटिमाना किसके कारण? तो इसका सवाल आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, सिंपल, ठीक है, अपवर्तन के कारण। तो सवाल बहुत कठिन नहीं, सवाल तो है इजी, लेकिन आपको थोड़े उसमें घुमा के आपसे सवाल पूछ लिए जा रहे हैं, ठीक है। हीरे का चमकना क्या है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। मृच्छका का दिखना ये भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है, ठीक है। तो आपके स्नेल का नियम डायरेक्ट पूछ लिया गया, तो स्नेल का नियम sin θi बटा sin θr होता है, जो कि अपवर्तनांक अर्थात म्यू के बराबर होता है, ठीक है। शुष्क बर्फ का फॉर्मूला क्या आता है? यह शुष्क बर्फ किसको कहते हैं? ठोस या सॉलिड, CO2 को कहते हैं। भारी जल का फॉर्मूला क्या होता है? D2 अर्थात ड्यूटेरियम डाइऑक्साइड इसको कहते हैं। इसका उपयोग परमाणु भट्टी में किसके रूप में होता है? मंदक के रूप में होता है। मार्स गैस का फॉर्मूला CH4 होता है, जिसको कहते हैं मीथेन। CNG में कौन सा गैस होता है? मीथेन होता है। LPG में कौन सा गैस होता है? प्रोपेन ब्यूटेन होता है। बायोगैस में कौन सा गैस होता है? मीथेन गैस होता है। प्रोड्यूसर गैस में कौन सी गैस मिलती है? नाइट्रोजन गैस। एथलीट जो फूड रोग होता है किसके कारण होता है? फंगी के कारण होता है। गंजापन हो गया, दाद हो गया, खाज खुजली रोग किसके कारण होता है? ये सभी के सभी कवक से होने वाले रोग हैं। देखिए सवाल ये मैं बहुत इंपॉर्टेंट है कि पृथ्वी की सतह पर भूमध्य रेखा से ठीक है, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर, ठीक है, ध्रुवों की ओर जाने पर जो गुरुत्वीय त्वरण होगा क्या प्रभाव पड़ेगा? तो जी का मान बढ़ेगा, ठीक है, अर्थात जी जो होगा, ठीक, इसका फॉर्मूला क्या होता है? जी इक्वल टू गुरुत्वीय त्वरण का फॉर्मूला होता है जी इक्वल टू mr। अगर जैसे जैसे रेडियस, ठीक है, ये क्या होगा? अगर क्या होगा? ये कम होगा तो जी का मान क्या होगा? बढ़ेगा। जैसे जैसे इस रेडियस कम होगा जी का मान क्या होगा? बढ़ेगा। जैसे जैसे रेडियस का मान बढ़ेगा वैसे वैसे जी का मान भी क्या होगा? घटेगा, ठीक है। तो गुरुत्वीय त्वरण का फॉर्मूला ध्यान रखिएगा,
यहाँ पे आर क्या होगा, रेडियस अर्थात दूरी। देखिए ये भी महत्वपूर्ण सवाल है। जब कमरे के एक छोटे से छिद्र से प्रकाश की किरण आती है तो कमरे में उपस्थित धूलकण के द्वारा उसे फैलना कौन सा प्रभाव कहते हैं, टिंडल प्रभाव। और कोलाइडी जो होती है, कोलाइड में ये बहुत तेजी से ये लागू होती है। ठीक है, चलिए। वे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, उसे क्या कहते हैं, स्वपोषी कहते हैं। इंग्लिश में इसको ऑटोट्रॉफ कहते हैं। और ऑटोट्रॉफ का एग्जाम्पल कौन है, उत्पादक, प्रोड्यूसर, जिसे पेड़ पौधे कहते हैं, ये स्वपोषी हैं। उपभोक्ता हो गया जैसे मनुष्य हो गया, परपोषी जो कि दूसरे पर निर्भर होता है। और अपघटक जिसको कहते हैं बैक्टीरिया, जो मृत जीव पर आश्रित होता है, इसको क्या कहते हैं, मृत जीवी कहते हैं। ठीक है, चलिए। पेड़ पौधे क्या करते हैं, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं, और इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, ट्रांसड्यूसर कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। पदार्थ की वह अवस्था जिसमें आकार तथा आयतन निश्चित होता है उसको कहते हैं ठोस। क्यों? क्योंकि इसमें अणु बहुत ही पास में होते हैं, इसके कारण ठोस होता है। जबकि अगर द्रव की बात कर ले तो इसका आकार तो फिक्स होता नहीं है, आयतन फिक्स होता है। ठीक है, अगर आप इसको प्लेट में डाले, अगर पानी को प्लेट में डालिए तो प्लेट का आकार ले लेगा, जग में डाले जग का आकार ले लेगा, बाल्टी में डाले बाल्टी का आकार ले लेगा। इसलिए इसका आकार तो फिक्स नहीं, लेकिन हाँ इसका आयतन फिक्स है। गैस का ना तो आकार फिक्स होता है, ना ही तो इसका आयतन फिक्स होता है। पदार्थ की चौथी अवस्था कहलाता है प्लाज्मा। अब पदार्थ की पांचवी अवस्था कहलाता है बोस-आइंस्टीन। तत्व के उदाहरण कौन से हैं, जैसे सोना चांदी, सब क्या हो गया आपका तत्व कहलाता है। और यौगिक का उदाहरण है जैसे कि आपका H2 हो गया, NaCl हो गया, है ना। मिश्रण का उदाहरण आपका हो गया वायु, कोलाइड का उदाहरण हो गया दूध। ठीक, चलिए। खाद्य पदार्थों की विकृत गंधिता से बचाव के लिए कौन सी गैस भरी जाती है, नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। अक्सर आप खाने पीने की जो पैकेट लेते हैं उसमें क्या रहता है, नाइट्रोजन गैस भरा होता है, जैसे कि चिप्स के पैकेट हो गए, है ना। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है, टंगस्टन के कारण इसका उच्च प्रतिरोध उच्च गलनांक होता है। वहीं फ्यूज तार किससे बना होता है, शीशा व टीन का होता है, जिसका निम्न प्रतिरोध निम्न गलनांक होता है। ठीक है, कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था, ध्यान रखिएगा, स्लाइडिन तथा स्वान ने। केंद्र की खोज किसने किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने। डीएनए का हेलिक्स मॉडल किसने दिया था, वाटसन एंड क्रिक ने। सौर सेल में, ये दोनों क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, सौर सेल में किसका उपयोग होता था, सिलिकॉन का। लेकिन सौर पैनल में यहाँ सेल पूछा गया, पैनल है तो पैनल में की जो प्लेट होती है किसकी बनी होती है, चांदी की होती है। ठीक है, उष्मा का सबसे अच्छा कुचालक कौन है, शीशा हो गया। और विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक हो गया चांदी। निकट दृष्टि दोष की बात करते हैं, ध्यान रखिएगा। निकट दृष्टि दोष में को क्या कहते हैं, इंग्लिश में मायोपिया कहते हैं। इसमें कौन सा लेंस का उपयोग होता है, तो अवतल लेंस का। इसकी क्षमता क्या होती है, निगेटिव होती है। दूर दृष्टि दोष में को क्या इंग्लिश में कहा जाता है, हाइपरमेट्रोपिया में उत्तल लेंस का उपयोग होता है, इसकी क्षमता पॉजिटिव होती है। जरा दृष्टि दोष द्विफोकल लेंस का उपयोग होता है। वहीं अबिंदुकता में कौन सा लेंस का प्रयोग होता है, तो बेलनाकार लेंस का प्रयोग